नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार बोल रहा हूं। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कल दिन में कई बार हमने आपके सामने मतगणना के आंकड़े रखे, उनका छोटा मोटा विश्लेषण किया। बोलते बोलते आखिरी में खुद ही हम थकने लगे, इसलिए फिर रात में आपके सामने कोई नई जानकारी नहीं थी तो नहीं आए। लेकिन आज मैं एक राजनीतिक चर्चा के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। मैं आज एक तकरीबन गैर राजनीतिक चुनावी चर्चा के लिए यहाँ पे हूँ, जिसकी एक एकेडमिक वैल्यू है। एक अध्ययन करने के हिसाब से एक गंभीर विषय है जाति का। आपको ध्यान होगा, हमने प्रोफेसर घनाराम साहू जी से कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। उनमें छत्तीसगढ़ की जातियों के बारे में उनसे बहुत सारे सवाल किए थे। वो हैं तो इंजीनियरिंग के प्राध्यापक, लेकिन छत्तीसगढ़ की जाति व्यवस्था के ऊपर में 1931 की जाति जनगणना से लेकर आज तक की तमाम जानकारियों को लेकर वे लगातार विश्लेषण करते रहते हैं। वे जानकार हैं, अध्ययन भी है उनका, और वो विशेषज्ञ भी हैं उसके। हमको ये लगा कि पिछली बार जब हमने उनसे छत्तीसगढ़ की जातियों जैसे एक गंभीर विषय पे बात की थी, तो हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं YouTube में, उसके 6 गुना 7 गुना लोगों ने उस वीडियो को देखा था पूरे देश में, जिसका हमने कोई बढ़ावा नहीं किया था, कोई पैसा दे के उसको नहीं फैलाया था। गंभीर विषय था, एकदम ही गंभीर, उसको उतने लोगों ने देखा था। हम उनकी जानकारी, उनकी समझ के आधार पे आज ये समझना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी जो चुनाव हुआ 2023 का विधानसभा चुनाव, इसमें जाति व्यवस्था का क्या रोल था? क्या जातियों ने कोई इसमें भूमिका की है, नहीं की है? किस जाति के कितने लोगों को टिकट मिली, कितने लोग जीत के आए? ये कांग्रेस भाजपा इन तरह के मुद्दों से परे की एक गंभीर चर्चा है, एक समाज शास्त्रीय चर्चा है ये। इस गंभीरता को समझिएगा आप। इसमें हम किसी तरह के उथले राजनीतिक सवाल नहीं करने वाले हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। मैं देख रहा था कि आपने छत्तीसगढ़ के इस चुनाव में जो टिकटें मिली थी कैंडिडेट्स को, जो लोग जीत के आए हैं, इन सब को लेकर एक छोटा सा विश्लेषण आपका मुझको देखने में आया। अभी वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन मुझको ये लग रहा है कि आपने जो छोटा सा विश्लेषण सामने रखा है, इससे परे की भी बहुत सारी बातें होगी, ऐसा मुझको लगा कि हमारे जो लोग हैं, जो खासकर गंभीर दर्शक हैं, वो इसको जानना चाहेंगे कि चुनाव में जाति ने क्या भूमिका निभाई है छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में। जी, आपने ये लिखा है कि राज्य में जनजातियों के लिए 29 सीटें सुरक्षित हैं, जो कि 32% हैं। अलग अलग अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं 10 सीटें। ओबीसी के कितने कैंडिडेट को टिकट मिली है, कितने लोग जीते हैं उसमें से? जो अनारक्षित वर्ग के 15 लोग जीते हैं, उनमें किस जाति के कितने हैं? मैं ये समझना चाहता हूँ। अभी हमारे एक साथी जो यहाँ बैठे भी हैं, ये आपसे समझना चाह रहे थे, बिहार की जो जाति जनगणना के बाद देश में जो एक जाति जनगणना का माहौल बना है जी, क्या उसका कोई असर छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव पे भी हुआ है? जी देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में अभी जो चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें जाति जनगणना का असर मतदान के पहले तक जबरदस्त था। अच्छा, ये विषय चर्चा में था। और बिहार में जो कुछ भी घटित हो रहा था, वो छत्तीसगढ़ के खास करके पिछड़े वर्ग के बौद्धिक लोगों के बीच में एक मार्गदर्शन का काम कर रहा था। और लोगों को लग रहा था कि राज्य सरकार ने जो क्वांटिफाइबल डेटा कमीशन बनाया था और उसके जो आंकड़े आए थे, कि लोगों को ऐसा लगा था कि वो आंकड़े सार्वजनिक होंगे और हमको कुछ यहाँ के बुनियादी जो समस्याएं उसकी जानकारी मिल सकेगी। लेकिन उस आंकड़े के सार्वजनिक नहीं होने से लोगों में कुछ निराशा थी। अब चूंकि वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए थे, तो लोगों में जिज्ञासा बढ़ रही थी जानने की। इस बीच में बिहार से लगातार समाचार आते रहा।
उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए यहाँ का बौद्धिक वर्ग 1931 के आंकड़ों को खंगालने लग गया। अच्छा। खासकर मुझसे 100 से अधिक लोगों ने पूछा होगा 1931 के जनगणना के बारे में। हाँ। और वो जो सेंसस ऑफ इंडिया का 1931 का जो वॉल्यूम है उसके बारे में जानकारी मांगी लोगों ने। मैंने वो सब जानकारी दी कि इस वॉल्यूम के इस पेज में दिया हुआ है। तो लोगों में एक जिज्ञासा थी और उत्सुकता भी थी कि सरकार क्या करने वाली है। शुरुआत में क्यूडीसी के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं करने के कारण नाराजगी भी थी, लेकिन जो काम हो रहे थे उसके प्रति मतलब संतोष भी था। अच्छा, कौन से काम की बात कर रहे हैं आप? जो लगातार जो सरकार के ओर से जो बातें आ रही थी, ये हम राज्य की भूपेश बघेल सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। जिन लोगों को इसका जानकारी न हो उनके जानकारी के लिए, जो अभी तक अस्तित्व में है एक किस्म से, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है जी, लेकिन वो सरकार अभी तक अस्तित्व में एक किस्म से है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में जी। तो ये भूपेश बघेल सरकार के काम के बारे में आप बोल रहे हैं। हाँ, पिछली सरकार जी जी, कि लोगों को लग रहा था कि ये सरकार ओबीसी के लिए कुछ न कुछ करेगी। दूसरी तरफ जो दूसरे दलों से जो बयान आ रहे थे उससे शुरुआती दौर में थोड़ी निराशा दिखने लगी थी, लेकिन इस मसले में लगातार विमर्श और चर्चा होने के बाद लोगों को ऐसा लगने लग गया कि सरकार चाहे कोई भी आए, जाति जनगणना का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और ये कुछ परिणाम दे के जाएगा। इसलिए जो असंतोष वाली बात चुनाव के पहले तक जातिगत जनगणना को लेके ये नहीं दिख रही थी। अच्छा। खास करके ओबीसी क्लास में नहीं दिख रही थी असंतोष वाली बात। लोग संतुष्ट हो गए थे। अच्छा। चाहे जिसकी सरकार आए, चाहे जिसकी सरकार आए, ओबीसी को अनदेखा करना मुमकिन अब नहीं है। मुमकिन नहीं है। यानी मैं एक दूसरी बात कहूं कि बोतल से परी या जिन्न जो भी बोले, निकल गया है तो अब निकल गया है वो। ऐसा मैं जिन्न नहीं बोल रहा हूं, परी भी बोल रहा हूं, कोई बुरा ना माने इसलिए। जी। तो अब ये है कि जैसे चुनाव का मामला आगे बढ़ा, मैं एक दूसरी ओर मैं ध्यान आकर्षित आपका करना चाहूँगा। मैंने एग्जिट पोल देखने के बाद, खास करके जो आज तक न्यूज़ चैनल में जो एग्जिट पोल आ रहा था उसको मैं ध्यान से सुना था, और उनके जो एक्सपर्ट थे प्रदीप गुप्ता जी जो चीज़ बोल रहे थे, और बोलते बोलते कुछ ऐसी चीज़ बोल गए थे अच्छा जिसने मुझे चौकन्ना बनाया। इस दिशा में सब लोगों ने उतना बारीकी से नोटिस नहीं किया था, लेकिन मैंने उस बात को नोटिस किया था। प्रदीप गुप्ता जी कह रहे थे कि बीजेपी का वोट प्रतिशत 41 है, कांग्रेस का वोट प्रतिशत 42 है। दूसरे तरफ गुप्ता जी कह रहे थे, वोट शेयर बता रहे थे अलग अलग वर्ग का, उसमें वो कह रहे थे कि ओबीसी का वोट शेयर 12% बीजेपी के पक्ष में बढ़ गया। तो जब इस प्रदेश में 43-45% ओबीसी है और उस ओबीसी वर्ग का 12% वोट शेयर बीजेपी की तरफ चले जाए तो फिर 41% वोट शेयर हो ही नहीं सकता। मुझको ध्यान है, आपने व्हाट्सएप पे मुझको मैसेज भी किया था। आपने पूछा था मुझसे ये क्या है, मैंने तो वो सर्वे टीवी पे देखा नहीं था, लेकिन मुझको याद है आपने सवाल उठाया था जी कि ये दोनों चीजें विरोधाभासी है। और यदि वो 12% वोट स्विंग की बात कर रहे थे तो मेरा आकलन था फिर तो 55 से अधिक जाएगा। फिर 36 से 46 का सवाल ही नहीं है। फिर ये 55 से 65 के बीच होना चाहिए। ये घनाराम साहू जी ने उस दिन मुझको कहा था। उन्होंने कहा कि ये जो टीवी के इस चैनल पे ये सर्वे आ रहा है, इसमें दो बातें कही गई है। एक ये कहा गया है ओबीसी का वोट जो है कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को 12% अधिक मिला है, और दूसरा इन दोनों पार्टियों के बीच वोट शेयर का फर्क कुल 1% बताया गया था जी। तो इन्होंने मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के फ़ोन पे बात की थी कि ये दोनों चीज़ें एक साथ संभव नहीं लग रही हैं, कहीं कोई इसमें गड़बड़ है जी। तो वो अभी रिजल्ट में दिख गया, वो रिजल्ट में दिखा। और उसके बाद जो मतगणना को लेकर मेरे मन में एक उत्सुकता थी। जो प्रदीप गुप्ता जी, चाहे वो जाने अनजाने में वो कह दिया हो 12% वाली बात, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके बात में कहीं ना कहीं दम है।
अच्छा। और इसलिए मैंने एक टिप दिया था हाँ कि कल के मतगणना में हाँ छत्तीसगढ़ की जनता का विराट स्वरूप दिखने वाला है। हाँ हाँ यहाँ विराट स्वरूप का मेरा आशा है, उनके जो वो 52 अलग अलग प्रकार के वो जो उनके चेहरे दिखाए जाते हैं, तो मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है अपना विविध रूप दिखा सकती है ऐसा इस चुनाव में, ये मुझे लगा था। ऐसा ये काउंटिंग के पहले की काउंटिंग बात के है। पहले जो एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे जी, उसमें जी। ये 30 तारीख की शाम की रात की बात हाँ, है ये। 30 तारीख के शाम रात की बात है। और 1 तारीख को मेरे दिमाग में आया था कि छत्तीसगढ़ की जनता इस चुनाव में विराट स्वरूप दिखाने वाली है और बड़े चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। ये मुझे लगा था और मैंने इसका टिप दिया था। जी वो उसी दिन सुबह मुझको याद है, मेरी आपकी फ़ोन पे बात भी हुई थी इस बात को लेकर। जी अब नतीजे सामने आ गए हैं। जी भाजपा को करीब 55 सीटें शायद मिली हैं। जी 54 सीट 54 सीट और कांग्रेस को 35 सीटें मिली हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ये। गोंडवाना को 1 सीट मिली है। आपको क्या लगता है, आप जो विराट स्वरूप बोल रहे हैं जनता का, जी जो आपको लग रहा था आएगा, तो ये जो 54 सीटें जो मिली हैं भाजपा को, जी ये आपको लग रहा है ये किसी किस्म से विराट स्वरूप की आपकी जो कल्पना थी जी ये उसके साथ कुछ मैच कर रही है, कुछ ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, मेरा जो आकलन ये है कि जो परिणाम आए हैं उससे स्पष्ट हो गया कि प्रदेश की जनता का दोनों दलों के प्रति ध्रुवीकरण हो गया था। अच्छा, जनता तीसरे दल के तरफ नहीं झांक रही, नहीं झांक रही थी। उनको सत्ता की चाबी दोनों दलों में ही दिख रहा था। ठीक, तो ध्रुवीकरण तो हो चुका था। हाँ, दोनों दलों के बीच। दोनों दलों के बीच में ध्रुवीकरण। जो तीसरी पार्टियां थी वो नहीं पा सकी सीट, तीसरी केवल हाँ। एक मिली है बस। जी जी तो अब इन दोनों दलों के बीच में हाँ जो सामाजिक समीकरण हाँ जो चुनाव परिणाम से जैसे दिखा, हाँ पहले जनजाति के लोग, अभी जनजातियों का 29 सीट का आरक्षण है। पहले जनजाति के लोग एक समय में 35 सीट जीता करते थे जब मध्य प्रदेश में थे। हाँ छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जनजाति के लोग अधिकतम 32 सीट जीतते थे। 29 रिजर्व थी, हाँ, है ना, उसमें 32 सीट वो जीत लेते थे, यानी 3 यूआर की सीट जीतते थे वो। जीतते थे। और अभी भी उनके उम्मीदवार थे, जीत सकते थे। मुझको सरगुजा में याद है 1-2 सीटें ऐसी है जहां एक या दोनों ही पार्टी ने जी अनारक्षित सीट पर आदिवासी उम्मीदवार दिए हैं। हाँ, महासमुंद में भी एक सीट है बसना का, जहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जनजाति से होते हैं। उसी तरीके से राजनांदगांव जिला की एक सीट में जनजाति के उम्मीदवार आ जाते थे। अच्छा, तो ऐसा करके वो 32 सीट जीत जाया करते थे, ऐसा सरगुजा, राजनांदगांव, महासमुंद में। भाई 29 में तो कोई विकल्प नहीं है, 29 में तो कोई- कोई ना कोई आदिवासी ही वही जीतेंगे। है। जी उससे जनरल जो सीटें कहलाती हैं जी उसमें भी 1, 2, 3 सीट वो जीत लेते जीत थे। लेते थे। ये आपको याद है कि वो पहले 35 तक भी चले गए थे, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले 35 तक जाते थे। 35 तक चले जाते थे। और उस समय भी रिजर्व 29 ही थी, नहीं, रिजर्व उस समय 30 होती थी। 30 होती थी। तो लेकिन 30 से 35 पहुंच जाते थे 35 वो। पहुंच जाते थे। अच्छा, इस बार वो पहुंचे हैं 30। 30 एक अतिरिक्त सीट एक अतिरिक्त सरगुजा का जीते हैं। हाँ, लेकिन इस बार महासमुंद की बसना सीट हार गए, हार गए, इसलिए वो 31 नहीं हो पाए। नहीं हो पाया। राजनांदगांव में इस बार लड़े जरूर, हाँ, लेकिन वो जीत नहीं पाए। राजनांदगांव की सीट यदि वो जीत ली होते, खुज्जी की सीट, तो शायद वो संख्या फिर टच कर लेते। हाँ। लेकिन वो जीत नहीं पाए थे वहां से। शायद कंवर महिला थी वहाँ हाँ, से। एक महिला लड़ी थी और तीसरे नंबर पे चली वो। तो इस प्रकार से अनुसूचित जनजातियों को 30 सीट मिला। अब जो 30 सीट मिले हैं, अभी जब विस्तृत उसका विश्लेषण करेंगे तब समझ में आएगा कि उसमें गोंड, कंवर, हलबा, बुरांव, बिंझवार, सबर, ये कितने कितने हैं। हाँ, ये जब विस्तृत अध्ययन करेंगे तब समझ में आएगा, इसलिए अभी उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेकिन आरक्षण जो है वो तो आदिवासी तबके का जो बड़ा ढांचा है, हाँ, उसके लिए है। उसके लिए उसके भीतर अब राजनीतिक दलों की मर्जी है हाँ, कि वो आदिवासियों के किस तबके को कितनी टिकट दे, कितने कैंडिडेट खड़े करे, किस जाति या उपजाति के। जी आरक्षण ने केवल आदिवासी तबके को दे दिया जी अभी। लेकिन जो आपके जो आंकड़े हैं जी वो बतलाते हैं कि जनजातियों की आबादी 32% है। हाँ,
सीटें उनके लिए 29 सीटें हैं। हाँ तो मुझको लगता है कि ये 32% की 29 सीटें तो हैं ही। हाँ इसके अलावा 1-2 जनरल सीटें वो और जीत लेते हैं। हाँ, इस बार एक सीट वो जीते हैं, 1 सीट जीते हैं। सरगुजा की। जी। तो राज्य का इनका टैली देखें तो उस 30 में से बीजेपी को 17 सीट मिली है, अच्छा, कांग्रेस को 12 सीट 12 मिली मिली है है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट मिली है। अब एक बात बतलाइए, जो सामान्य या अनारक्षित सीट है जी उसको छोड़ दें। हाँ। वो तो गैर कांग्रेस गैर भाजपा को मिल गई है, ऐसा ही है ना? जी अब अगर हम 29 सीटों को देखते हैं, जी इसका ये मतलब निकाला जाए क्या कि आदिवासी वोटरों ने या आदिवासी सीटों पर वोटरों ने जी, भाजपा को ज्यादा जिताया है, कांग्रेस को कम जिताया है? नहीं वो तो परिणाम से दिख रहा है, नहीं, एक तो आंकड़ा दिख रहा है, आंकड़ा दिख रहा है। दूसरा इसमें वोट प्रतिशत भी देख के हो सकता है। वोट प्रतिशत भी देखें तो खास करके बस्तर में जो हुआ है, हाँ, वहां के वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम जी ने अपनी पार्टी बना ली थी, हमार राज पार्टी। हमार राज पार्टी। भले उस पार्टी को अधिक मत ना मिले हों, लेकिन उनकी पार्टी ने वोट का विभाजन तो कर दिया। पिछले चुनाव में ऐसा लगता था कि जो सर्व आदिवासी समाज है, हाँ, जो संगठन है, उसने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराया था हाँ, पिछले चुनाव में। हाँ। इस बार लगता है कि नेताम जी के पार्टी ने कांग्रेस के विरुद्ध जो सर्व आदिवासी समाज से ही निकल के ये निकल के। राजनीतिक पार्टी बनी हाँ। है। अब रजिस्टर्ड पार्टी है, चुनाव चिन्ह बाल्टी है, चुनाव निकल गया है, लेकिन आप मान के चलिए, याद रखिएगा, लोकसभा में भी काम आ सकता है चुनाव चिन्ह। तो इस बार ऐसा लगता है कि नेताम जी की पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान किया, हाँ, ये उम्मीद भी की जा रही थी, चूंकि वो कांग्रेस से ही निकले हुए हैं। जिसके कारण बीजेपी को 17 सीट मिली और कांग्रेस 12 पे रह 12 गई। पे रह गई। दूसरा जो चीज सरगुजा का मैं जो परिणाम आया है उसको एक अलग दृष्टि से देखता हूँ। अच्छा, वो अलग दृष्टि से देखने का कारण ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले चुनाव में जो सरगुजा क्षेत्र के जो 14 सीटों में हाँ, एक तरफा जो कांग्रेस को जीत मिली 14 की 14। 14 की 14, उसका कारण शायद ये था कि सभी सीट को जिताने से टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा, ये सोच के लोगों ने पिछले बार एक तरफा मतदान किया था। इस बार लोगों को ऐसा लग गया कि टीएस बाबा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पिछली बार कांग्रेस ने धोखा दे दिया एक, तो परिणाम एकदम से उल्टा आने लग गया। ये इस बार लोगों ने एक तरफा बीजेपी को वोट दे दिया। ये एक मुद्दा लगता है आपको कि ऐसा हुआ होगा? ऐसा मुझे क्योंकि पूरे के पूरे 14 सीटों पे एक जैसा माहौल है, एक जैसे सब ने कांग्रेस को खारिज कर दिया, सबने किया। ये आदिवासियों के संदर्भ में हो गया। मैं एक यहीं पे थोड़ा सा छेड़ना चाहता हूँ एक बात को। पिछला जो चुनाव हुआ, जिसके बाद में मुख्यमंत्री जब चुना जाना था, जिसमें टीएस बाबा को नहीं बनाया गया जी, उसी चुनाव में ताम्रध्वज साहू को तकरीबन चुन लिया गया था मुख्यमंत्री जी। दिल्ली से खबर आ गई थी, ढोल नगाड़े बजने लगे थे, मिठाई बंटने लगी थी, ताम्रध्वज के घर पे पटाखे फूटने लगे थे जी, सब हो गया था। उसके बाद उनके सामने परोसी गई थाली को भूपेश और बाबा ने मिलके खींच लिया था। तो क्या इस बार जी साहू समाज के जो वोट थे, जी, इन्होंने भी इस बात को याद रखा क्या कि पिछली बार हमने ताम्रध्वज को वोट दिए थे मुख्यमंत्री बनाने के लिए, कांग्रेस ने हमको धोखा दिया, तो इस बार साहू समाज के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया हो? ऐसा भी हो सकता है क्या? चूंकि आप बाबा का चर्चा की है तो मैं तुलना कर रहा हूँ। देखिए, ये मुद्दा चुनाव के पहले था, चर्चा में था लोगों के बीच। चुनाव यानी आप मतदान बोल रहे हैं? ये वाला जो मतदान है, उसके पहले चर्चा में था और ये पूरे 5 साल चर्चा में रहा है। ऐसा? साहू समाज इस बात का नोटिस किया हुआ था? ये पूरे 5 साल चर्चा में रहा ये मुद्दा कि ताम्रध्वज साहू का हक छीन लिया गया। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2-2.5 साल में बघेल जी का जो नेतृत्व आया, उनके जो प्रबल नेतृत्व जो दिखने लगा था, तब साहू समाज के जो कार्यकर्ताओं में पहले जो आक्रोश दिखता था, वो आक्रोश कम होने लगा, इसलिए और भूपेश बघेल अधिक ताकतवर दिखने लगे। और एक लोगों के
दिमाग में ये बात आ चुका था कि अब ताम्रध्वज मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ऐसा? हाँ, अच्छा, मान लिया था मान लिया था कि अब ताम्रध्वज अब हार मान ली थी साहू समाज ने कि अब इनको नहीं बना पाएंगे, अब ये नहीं बन सकेंगे। तो इस बार जो वोटिंग हुई जी, उसके पहले साहू वोटरों के दिमाग में ये क्लियर था हाँ, कि उनका वोट ताम्रध्वज को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। ये तो इस विकल्प को, इस संभावना को किनारे रख के ही उन्होंने वोट दिया होगा, बाकी जो भी मुद्दा हो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मुद्दा तो लोगों के दिमाग से हट गया था कि ताम्रध्वज कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये चर्चा समाप्त हो गया था। लेकिन मैं इनके जो वोटिंग पैटर्न को चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा अनुसूचित जाति के बारे में बिल्कुल, मैं जब बीच में जबरदस्ती छेड़ दिया बात को। अनुसूचित जाति के 10 आरक्षित सीट हैं। 10 आरक्षित सीट में इस बार बीजेपी के 4 जीते हैं और कांग्रेस के 6 जीते हैं। अच्छा, अब ये 10 में से जो जीत के आए हैं उसमें 9 सतनामी समाज से हैं और 1 गाड़ा समाज से। अनुपात क्या है इन दोनों जातियों का यहाँ? जनसंख्या का अनुपात? हाँ, सतनामियों की जनसंख्या बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। गाड़ा लोगों की जनसंख्या उनके बाद है। हाँ, और गाड़ा के बाद और दीगर छोटी छोटी जातियां हैं जो जिनकी जनसंख्या 1% से कम तो भी होगी। सतनामी उम्मीदवार को दोनों पार्टी ज्यादा टिकट देती हैं और इसलिए वो ज्यादा जीतते हैं, इसलिए ज्यादा जीतते। लेकिन कुछ अवसर ऐसे आए हैं कि बीजेपी ने एक बार पुराने रायगढ़ जिले से सारंगढ़ एरिया के एक सीट से मेहतर समाज को भी टिकट दिया था, जिनको सारथी समाज बोलते हैं, उनको भी टिकट दिया था। एक शेर सिंह नाम के एक विधायक चुने जाते रहे। अच्छा, वो मेहतर समाज के थे, सारथी समाज के थे। दूसरे गंगूराम बघेल जी थे, जो आरंग से चुने जाते थे, वो गाड़ा समाज के थे। अब की बार भी दोनों दलों ने एक एक गाड़ा उम्मीदवार दिए थे। अच्छा, सरायपाली से कांग्रेस ने गाड़ा उम्मीदवार दिया था और सारंगढ़ से बगल में ही है, शायद आसपास की ही सीट, आजू बाजू की सीट है, आजू-बाजू की सीट, गाड़ा उम्मीदवार दिया था। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो गाड़ा समाज की जनसंख्या है, वो बिंद्रानवागढ़ से छत्तीसगढ़ उड़ीसा का जो सीमांत क्षेत्र है, ये सीमांत क्षेत्र होते हुए सारंगढ़ तक काफी है गाड़ा समाज की जनसंख्या। कहीं कहीं पे तो सतनामी से भी अधिक है। अच्छा, इन क्षेत्रों में। लेकिन इस बार के चुनाव परिणाम में गाड़ा समाज की 1 उम्मीदवार जीती है और 9 जो है वो सतनामी हैं, जिनमें से 4 भाजपा के हैं और 6 कांग्रेस के हैं। ये 6 कांग्रेस के में से 1 उम्मीदवार गाड़ा है जो सरायपाली से चुन के आई है। ठीक ठीक। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ साहू जी। कई बार ये होता है कि हम जब आंकड़ों को देखते हैं तो थोड़ा अति सरलीकरण भी कर देते हैं नतीजा निकालने में, ओवर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, जैसे मैं ही अभी कर रहा हूँ। आपसे मैंने पूछा कि अनुसूचित जनजाति के जो थे उसमें बीजेपी के ज़्यादा जीत के आए हैं, वोटरों ने भाजपा का ज़्यादा समर्थन किया, ऐसा। फिर मुझको एक और चीज़ लगती है कि पार्टी का सिंबल तो ठीक है, कैंडिडेट अगर मान लीजिए किसी ने कमज़ोर दे दिए तो वोटर तो कैंडिडेट का चेहरा भी देखते हैं, केवल पार्टी निशान पे नहीं डालते अवश्य। तो जो ज़्यादा जो जीत के आए हैं उसमें क्या पार्टी निशान के साथ साथ कैंडिडेट भी ज़्यादा अच्छे थे, वो इसलिए ज़्यादा जीते हैं, कि खराब कैंडिडेट को भी कोई पार्टी को जिता देते हैं लोग? नहीं, अब उसमें देखिए कुछ स्थानीय कारक काम अवश्य करते हैं इसके पीछे भी। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, विजय अपने रुद्र गुरु जी ने इस बार सीट बदल लिए, दूसरे सीट में गए, और दोनों हार गए कांग्रेस। समाज के गुरु भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन वहां जाके भी हार गए, और जहां थे पहले विधायक वो सीट भी हार गए। दूसरे तरफ आप देखिए बीजेपी में सतनामी समाज के 2 बड़े नेता हैं। एक पुन्नूलाल मोहले जी हैं, जो मुंगेली से इस बार भी चुन के आए हैं, गुरु। दूसरे कृष्णमूर्ति बांधी जी। अच्छा, कृष्णमूर्ति बांधी। लेकिन बांधी जी इस बार हार गए। पिछले बार विपरीत परिस्थिति में जीते थे, लेकिन इस बार वो हार गए। आखिरी में बढ़ते भी दिख रहे थे।
तो ये वो हो सकता है कि उस क्षेत्र में स्थानीय कारक काम किया हो। ये भी हो सकता है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं उनका व्यक्तित्व उनसे बड़ा हो, ज़्यादा अच्छी साख हो, ज़्यादा अच्छी साख हो, तो स्थानीय कारक भी हो सकता हार है। जीत में एक बड़ी भूमिका। लेकिन हम विश्लेषण उतना बारीक नहीं कर सकते, उतना बारीक अभी नहीं कर सकते। हम केवल संख्या के आधार पर विश्लेषण कर सकते हैं जी। हमारे पैमाने संख्या तक सीमित हैं। हाँ जी जी। तो ये अनुसूचित जाति के बारे में भी आपने बतलाया, जनजाति हमने डिस्कस कर ली जी। अब हम आए जो साहू समाज की चर्चा मैंने बीच में छेड़ दी थी जी। तो साहू समाज का आपका कहना है कि उनके लोग कुछ समय तक तो इस बात का रंज पाले रहे कि ताम्रध्वज साहू को मुख्यमंत्री पिछली बार बनने नहीं मिला 2018 में। उनका नाम करीब करीब तय हो गया था, लेकिन उसके बाद में जाकर टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल ने ताम्रध्वज के सामने परोसी गई थाली को खींचा और कहा हम दोनों आधी आधी रोटी खा लेंगे। कांग्रेस हाईकमान क्या कर सकती थी जब दो बड़े दिग्गज मिलकर ऐसा समझौता कर रहे थे। तो आपका कहना यह है कि साहू लोगों ने भूपेश बघेल के बड़े व्यक्तित्व को देखकर, उनकी ताकत और को देखकर, लीडरशिप को देखकर फिर हार मान ली कि अब ताम्रध्वज की संभावना नहीं है जी। इस चुनाव में साहू वोटरों के सामने मुद्दा क्या था? एक बिरनपुर की जो घटना हुई थी जिसके बाद भाजपा ने ईश्वर साहू को कैंडिडेट बनाया, क्या वो कोई मुद्दा था साहू समाज के सामने? देखिए, मुद्दे आते हैं, उस पर विमर्श भी होता है और उसकी प्रासंगिकता और प्रयोगिता इसको देख के मुद्दा बढ़ता भी है और घटता भी है। अच्छा। बीरनपुर का मुद्दा निसंदेह जिस समय घटना घटित हुआ उसके कुछ दिनों तक पूरे छत्तीसगढ़ के लिए संवेदनशील था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस की सरकार छोड़कर सरकार में कोई संवेदना उसको लेकर मैं ये नहीं कह सकता कि उनमें थी या नहीं थी, है ना। हाँ। मैं तो ये कह सकता हूँ कि उस घटना के आने के बाद साहू समाज के भीतर में पूरे छत्तीसगढ़ में संवेदना थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों का ध्यान बढ़ते गया। अभी जो यानी वो ऐसा हो गया और भी गम है जमाने में ईश्वर साहू के सिवा, ऐसा हो गया। और भी मुद्दे आते रहते हैं, और भी मुद्दे आते हैं। उससे कुछ जो ऐसे मुद्दे भी आए हैं जिसमें पूरा छत्तीसगढ़ प्रभावित हुआ है। हाँ। इसलिए वो मुद्दा बहुत सारे यानी अधिकांश छत्तीसगढ़ के लिए वो धीमा पड़ गया। इसलिए बीरनपुर का असर का यदि हम लोग आकलन करें तो निश्चित रूप से बीरनपुर के घटना का असर पुराने दुर्ग जिला में और सीमांत राजनांदगांव क्षेत्र में दिखा है। जो साजा से लगा कवर्धा का इलाका है जी, जो बेमेतरा का पूरा इलाका है, जो ताम्रध्वज साहू दुर्ग ग्रामीण से लड़ रहे थे वहाँ का इलाका है, इन सब में असर दिखा। इसमें असर दिखा है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। लेकिन वहीं पे आप यदि दूसरे जिला में देखें, उदाहरण के लिए मैं जैसे मान लीजिए धमतरी, कुरूद या महासमुंद, इन सब में बहुत साहू हैं जी। जैसे धमतरी जिला को देखिए, धमतरी जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। 3 में से 1 विधानसभा क्षेत्र में दोनों दलों ने साहू प्रत्याशी उतारा, साहू दिया धमतरी विधानसभा से। वहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीता। अब वहां पे साहू समाज की बहुलता है, वहां कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहा है। तो इसका मतलब ये कांग्रेस सरकार से उनकी नाराजगी कुछ दिख नहीं रही है। तो नाराजगी उनकी दिख नहीं रही है, है ना। दूसरा आप चले जाइए जांजगीर का एरिया, वो पूरे इलाके में कांग्रेस जीती है। पूरे इलाके में सारी सीटें कांग्रेस जीती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ किस्म का हो गया इस चुनाव में। शायद बालोद के आसपास की कुछ सीटें ऐसे जीती है। बालोद की तीनों सीटें, बालोद जिला की तीनों सीटें कांग्रेस जीती। वही उसी तरीके से जांजगीर के आसपास का चांपा, जांजगीर, इस तरफ का उसकी उधर की सारी सीटें जीती। उसमें जो भाजपा के साहू प्रत्याशी थे, चरणदास महंत जी के विरुद्ध खिलाफ थे, जो भाजपा के प्रत्याशी खिलावन साहू, वो बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो हार गए। लेकिन उनके बाजू के सीट में जो कांग्रेस का साहू प्रत्याशी था वो जीत गए। इसका मतलब यदि उसको साहू समाज के से जोड़ कर देखा जाए उनके हार जीत को, तो संकेत तो यही जाता है कि वहां के साहू लोगों ने कांग्रेस को वोट देना पसंद किया। ऐसा लगता है। इसी तरीके से आप
दुर्ग जिला के पड़ोस में चले जाइए, हाँ बालोद जिला में। हाँ बालोद जिला में 3 सीट हैं, हाँ गुंडरदेही, बालोद और आपके वो संजारी बालोद, हाँ है ना। और वो भेड़िया जी क्षेत्र क्या बोलते हैं, डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा। वहाँ पे भाजपा ने गुंडरदेही से साहू प्रत्याशी उतारा था, हाँ जो कांग्रेस के निषाद प्रत्याशी से हार गए। जी। बालोद से पहले कई बार साहू विधायक चुनते जाते रहे, हाँ लेकिन पिछले 3 चुनाव में हम्म वहां कलार समाज के विधायक चुने जाते रहे हैं। इस बार भाजपा ने वहां से यादव प्रत्याशी उतारा। हाँ तो इन दोनों के विरुद्ध साहू लोगों ने वहां गोलबंदी करने की कोशिश की थी, निर्दलीय प्रत्याशी उतारे थे। ये बालोद के इलाके में। हाँ, बालोद के इलाके में अच्छा। उतारे थे निर्दलीय प्रत्याशी, लेकिन उसको अपेक्षित मत नहीं मिला। नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि वहां भी लोगों ने कांग्रेस को वोट देना पसंद किया। तब वो संगीता सिन्हा जी हैं, हाँ। वो तीसरे बार जीत के आ गई वहां से। हाँ तो वहां भी आप कह सकते हैं कि साहू समाज के भीतर कोई कांग्रेस के खिलाफ बगावत हिकारत ऐसा नहीं नहीं दिखा। अब आप महासमुंद जिला पे चले जाइए जी। महासमुंद जिला में 4 सीट हैं, हाँ 4 में से 2 भाजपा जीती है, 2 कांग्रेस जीती है। हाँ दोनों दलों ने किसी भी साहू को वहां से उम्मीदवार नहीं बनाया। अब यदि मान लीजिए साहू समाज के लोग किसी एक दल के तरफ गोलबंद हुए होते, हाँ। तो उस दल को वहां बढ़त मिलना था उस जिले में, हाँ। लेकिन नहीं मिला। दोनों को बराबर मिले। इसका मतलब दो सीट शायद दोनों को 2-2 मिले। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जातिगत ध्रुवीकरण एक दल के प्रति नहीं था। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ध्रुवीकरण, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उम्मीदवार के प्रति था। हाँ। ऐसा। वहीं पे आप बलौदाबाजार जिला चले जाइए। हाँ। बलौदाबाजार जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2 में भाटापारा, बलौदाबाजार और कसडोल। हाँ। तो भाटापारा और कसडोल के जो कांग्रेस प्रत्याशी साहू थे वो दोनों जीत गए। बलौदाबाजार के कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, हाँ। उनके विरुद्ध भाजपा के जो प्रत्याशी थे, हाँ। वो कुर्मी समाज के थे। हाँ, ओबीसी के वहां वो जीते, त्रिवेदी जी हार गए। एक जिला के भीतर 2 सीट में जनता ने कांग्रेस को जिताया, लेकिन तीसरे में हरा दिया। जो जिताए वो ओबीसी का था। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक छोटी सी बात आपको बतलाता हूँ। ये बात बड़ी दिलचस्प है, ध्यान से सुनिएगा इसको। राहुल गांधी की पब्लिक मीटिंग हुई भाटापारा बलौदाबाजार जिले में, इन्हीं 3 सीटों के लिए जो साहू जी कह रहे हैं, इन्हीं 3 सीटों के लिए हुई पब्लिक मीटिंग। उस पब्लिक मीटिंग में राहुल गांधी ने जम के ओबीसी की वकालत की जी। इनके पार्टी का 3 में से 1 कैंडिडेट ब्राह्मण था जी। राहुल गांधी ने आम सभा में जमकर ओबीसी की वकालत की जी। एक अंदाज ये है कि राहुल गांधी ने ओबीसी के बारे में इतना कह दिया, हाँ, कि शैलेश नितिन त्रिवेदी जो उन्हीं की पार्टी के कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उसके खिलाफ जो ओबीसी था, हाँ, उसको फायदा हो गया। वहां के लोगों ने, बलौदाबाजार सीट के लोगों ने ये कहा, राहुल गांधी जी बोल के गए ओबीसी को वोट देना है, राहुल गांधी बोल के गए ओबीसी को वोट देना है। ये एक फर्क वहां हुआ, ऐसा मुझको सुनाई पड़ा है। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो वहां। उनके लिए राहुल गांधी को किसी ने पॉइंट्स बना के दिए होंगे। हाँ। वो तो दिल्ली से नहीं जानते हैं ढांचा। लेकिन सवाल यह है कि जब 3 विधानसभा सीटों के लोग वहां इकट्ठा थे, जनता जी, वहां पे उनको पॉइंट्स ऐसे दिए गए जो 2 कैंडिडेट को तो सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन तीसरे का विरोध कर रहे थे, वो पॉइंट्स मुद्दे। तो वहां पे ये नतीजा निकल गया बलौदाबाजार में जी। उसी तरीके से दूसरा इंटरेस्टिंग चीज आप रायगढ़ जिला में देखिए। खरसिया विधानसभा से उमेश पटेल जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, भाजपा के प्रत्याशी साहू थे, महेश साहू। रायगढ़ से ओपी चौधरी जी प्रत्याशी थे बीजेपी के, अघरिया समाज के, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी भी अघरिया समाज के थे, प्रकाश नायक। वहां खरसिया के लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी उमेश पटेल को जिताना पसंद किया, और यहाँ पे भाजपा, और रायगढ़ में वहां भाजपा को जिताना पसंद किया।
तो अब क्या हम इसमें ये कह सकते हैं कि अघरिया समाज के लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से मतदान किया? एक चीज बतलाइए मुझको, जी क्या ऐसा हो सकता है कि समाज के लोग ये देखें कि हमारे समाज से हम विधायक किसी को बनाएंगे तो बड़ा नेता बनने की संभावना किसमें है? क्योंकि ओपी चौधरी के लिए वहाँ पे अमित शाह बोल के गए थे कि आप इनको विधायक बनाओ, इनको बड़ा आदमी बनाना मेरी जिम्मेदारी है। जी यहाँ पर खरसिया में उमेश पटेल जो हैं, नंद कुमार पटेल जी नहीं रह गए, उनके बेटे हैं, विरासत में वहाँ से विधायक बने वो। तो क्या ऐसा लगता है कि उमेश पटेल अभी भी मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार बनेगी फिर मंत्री बन सकते हैं? जी। तो जहाँ जो बड़ा दिखता है जी। उसको जिता दिया लोगों ने, ऐसा एक माहौल बन जाता है जिसका बड़ा बनने की, मंत्री बनने की, मुख्यमंत्री बनने की संभावना है जी, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। अब इसमें बहुत अधिक भूमिका जाति के वोटरों की नहीं होती है, तो बल्कि सब लोगों की होती है। सब लोगों की होती है। वोट परसेंट में आप अंतर देख लीजिए दोनों दलों का। बिल्कुल। एक विधानसभा के भीतर मुश्किल से 1% से 5% के बीच में रहता है। हाँ। अब कोई भी जाति, छत्तीसगढ़ में देखिए जो जातिगत जनसंख्या का आप देखेंगे, हाँ। तो एकदम से जो साहू लोगों की आबादी है, हाँ। बालोद, गुंडरदेही, धमतरी, कुरूद, यहाँ 30% की आबादी है। अच्छा, एक विधानसभा, एक विधानसभा में 30% की आबादी एक है। विधानसभा में 1/3 आबादी एक हाँ, जाति की एक है। ही जाति की है। हाँ। इस तरीके की आबादी तो अघरिया लोगों की नहीं है। नहीं है। खरसिया में अधिक से अधिक होंगे, 5%, 7% हो सकते, 10% जो आप अभी बोले 30% तक की आबादी, हाँ, ये ओबीसी में केवल साहू समाज की हो सकती है। साहू समाज की होती है ना? है। जो एसटी एससी हैं उनकी एक अलग बात है, उनकी अलग है, वो तो आरक्षित सीटें हैं। हाँ। लेकिन जो अनारक्षित सीटें हैं जी, उनमें इस किस्म की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 30% तक एक जात की आबादी, ये केवल साहू की मुझको दिख रही है। केवल साहू लोगों में कुछ खास एरिया में जमावड़ा है। ये बतलाइए मुझको, ओबीसी के भीतर जी, हम ऐसा कहते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहते हैं कि 43.5% आबादी है। अब वो कार्यकारी मुख्यमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह गए हैं जी। वो कहते हैं कि 43.5% ओबीसी आबादी है छत्तीसगढ़ में। तो मैं ये समझना चाहता हूँ, आपके पास जो भी आंकड़े हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, इस 43.5% के भीतर किस किस जाति का कितना फीसदी के आसपास का अंदाज है आपका? भाई देखिए, 1931 का जो आंकड़ा है, उसके पहले 1818 का भी आंकड़े हैं, उपलब्ध हैं इतिहास की पुस्तकों में। कर्नल एग्नू ने जो परिवार गणना कराया था, तब साहू समाज की आबादी उस समय भी 9.5% गणना हुई थी। 31 तक भी? हाँ, 31 में भी 9.5%, थोड़ा सा अधिक, ठीक है ना? वो 9.8% की गणना हुई। अच्छा। यदि 1931 से अभी तक के लोगों का आप विकास, जनसंख्या के विकास दर का आकलन कर लें और समाजशास्त्री ढंग से उसका मूल्यांकन करें, पुनराकलन करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि साहू समाज की आबादी 11 से 12% के बीच में है छत्तीसगढ़ में अभी आज की तारीख आज की तारीख ऐसा आपको लगता है? 11-12% है, ऐसा अंदाज है आपका? ऐसा 11 से 12% बीच में होने का अंदाज है। इसके ठीक नीचे कौन सी जाति आती इसके होगी? ठीक नीचे यादव हैं। यादव हैं? यादव हैं। यादव शुरुआत में तो 8-8, 8.5% तक थे। अच्छा। लेकिन उनकी आबादी 31 में घटी। ये क्यों घट गई? घटने के पीछे ये हो सकता है कि दूसरे जाति के लोग छत्तीसगढ़ में अधिक संख्या में आए अधिक आ होंगे, गए तो अनुपात में कम हो गए वो, और वो उनके अधिक संख्या में नहीं आए होंगे, इसलिए अनुपात उनका गिर गया। अभी कितने होंगे? अभी भी ये 7.5 से 8% के बीच में है। ये ओबीसी के भीतर दूसरे ओबीसी नंबर के पे आते भीतर में ये हैं। दूसरे नंबर की जाति है। तीसरे नंबर पर निषाद और मरार हैं। निषाद जो अभी हम बात कर रहे थे, बालोद जी। में टिकट एक दी थी निषाद को, निषाद गुंडरदेही में, गुंडरदेही में। हाँ। और दूसरे बीजेपी ने टिकट दिया था कसडोल से, जो हार गए। निषाद जी थे वहां से, गुंडरदेही से। इनकी आबादी है, ये निषाद लोगों की तीसरे नंबर पर आती है ओबीसी के भीतर। ओबीसी के भीतर, और मरार भी उनके लगभग बराबर है। लेकिन दोनों में फर्क ये है, मरार और निषाद में, निषाद और यादवों के जनसंख्या का वितरण पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग एक जैसे है। अच्छा। यदि यादव
उनका घनत्व किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा नहीं है, नहीं, बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए हाँ, हैं। वैसी निषाद बिखरे हुए हैं, लेकिन औसत जो जनसंख्या निषादों की वो 3 से 4% पूरे छत्तीसगढ़ में है। अच्छा। मरार जो जाति है उनकी आबादी भी लगभग निषाद के बराबर है, 3 से 4%। हाँ, लेकिन मरार लोगों का एक पॉकेट बना है। हाँ, अच्छा। हाँ, जैसे बालोद है, चुनिंदा इलाकों में ज्यादा है, ज्यादा है, जैसे बालोद में है हाँ। उनकी आबादी, कवर्धा में है, पंडरिया में है, हाँ, महासमुंद जिले के सरायपाली में है। हाँ, तो एक बेल्ट है जहां मरारों की आबादी अधिक है। ठीक ठीक। अन्यथा वो न्यूनतम 3% और अधिकतम जो है 4%, उसके बीच में है वो। उसके बीच में। लेकिन ये कवर्धा, पंडरिया, बालोद के एरिया में हाँ। कुछ ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, तो ये भी है, कितना हम साहू के बाद यादव के बाद मरार, निषाद, मरार और निषाद, हाँ, ये हम 4 पे आ गए। हाँ। इसके बाद में कुर्मी आबादी है, ये 5वें नंबर पे आते हैं। 5वें नंबर पे आएंगे। करीब कितना फीसदी है? अब वो 1931 के आंकड़े को देखें हाँ, तो ये 3% के आसपास आते हैं अच्छा, गणना करने से। हाँ, लेकिन चूंकि इनका भी दूसरे प्रांतों से आना अधिक हुआ है, हाँ, 1931 के बाद में काफी बड़ी संख्या में दूसरे प्रांत से आए हैं। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए कि जो सरगुजा एरिया है, हाँ, सरगुजा एरिया के जो रजवाड़े हैं, हाँ, ये झारखंड बिहार के तरफ से आए झारखंड हैं बिहार के तरफ के हैं यहाँ। और काफी बड़ी संख्या में वहां आए हैं। ठीक बात है, कई तो कैंडिडेट बनते हैं अभी दोनों पार्टियों अभी के, भी 2 विधायक बने हैं उनके। विधायक बने हैं। तो इस तरीके से उनका हाँ, माइग्रेशन छत्तीसगढ़ की ओर काफी हुआ है। इन्फ्लक्स होने से हाँ, वो बढ़ा है अनुपात। तो कितना तो हो गया होगा? हो सकता है कि 4% तक पहुंच गए हों। ऐसा, ठीक। लेकिन ये है कि वो मरार और निषाद से कम है, उनसे कम ही है, उनसे कम है। 3-4% के बीच कहीं पे हो सकता है। चलिए, ये बात हो गई। अभी आप सुन रहे हैं प्रोफेसर घनाराम साहू के साथ जातिगत मुद्दों पर मेरी बातचीत। ये बातचीत बड़ी दिलचस्प है। छत्तीसगढ़ के इस ताज़ा विधानसभा चुनाव में पार्टियों ने किस आधार पर लोगों को वोट दिया, कैसे कैंडिडेट तय किए, कैसे लोगों ने वोट डाला, कांग्रेस और भाजपा के पक्ष में किस जाति के कितने लोग गए हैं, सदन में किस किस जाति के लोग पहुंचे हैं, ये बातचीत अभी आप सुन ही रहे हैं। मुझको लगता है कि एक किस्त में ये पूरी लंबी बातचीत पेश करना ठीक नहीं होगा, तो हम इस बातचीत को जारी रखेंगे अगले एपिसोड में। इसको देखना मत भूलिएगा, अगला एपिसोड पहले से ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। बहुत से राजनीतिक सामाजिक विवाद जो हैं उनको हम छूने वाले हैं, तो आप देखते रहिएगा इसको। अगला एपिसोड हम इसके तुरंत बाद पेश करने वाले हैं। इसको देखिए, इसके बाद अगला एपिसोड भी देखिएगा। आपको अगर हमारी ये बातचीत अच्छी लगती है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, अपनी टिप्पणी कीजिए।